है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। नियोजित मतलब सही तरीके से विकास की राजनीति के ऊपर बात करना, कि सही तरीके से विकास की राजनीति कैसे की जा सकती है, अर्थात सही तरीके से संसाधनों का उपयोग करके, ठीक है, कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, उसे नियोजित विकास की राजनीति कहा गई। अब इस नियोजित विकास की राजनीति में क्या हुआ, काफ़ी सारे अहम पहलू आएंगे और उन सब अहम पहलुओं के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो आ जाइए धीरे धीरे करके इन सब पहलुओं के ऊपर चर्चा करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नियोजित विकास की राजनीति के ऊपर जब हम चर्चा करना स्टार्ट करेंगे तो हम धीरे धीरे आगे समझने लगेंगे कि क्या क्या बातें हमारे पास आने वाली हैं। नियोजन का आशय है उपलब्ध संसाधनों का श्रेष्ठतम प्रयोग और भविष्य में योजना बनाना। ठीक है, नियोजन के माध्यम से उत्पादन में वृद्धि, रोजगार के अवसरों में, ठीक है, वृद्धि और आर्थिक स्थिरता आदि लक्ष्य को प्राप्त करना। मतलब नियोजन का अर्थ ही सीधा सीधा में एक बात होती है कि भैया अपने संसाधनों को ऐसा प्रयोग करो आप कि भैया उस संसाधनों से आपका विकास तो हुई हो, साथ में विकास के साथ क्या हो, रोजगार के अवसर भी प्रदान हो, अच्छे अच्छे रोजगार के अवसर भी मिले। इसीलिए क्या करना है, स्थिरता वाला विकास करना है आपको, कि आपके इन्वायरमेंट भी बचा रहे और आपके भविष्य में आपका काम भी आए। ठीक है, उसे ही क्या कहा गया, नियोजन कहा गया। अब क्या हुआ कि भारत ने नियोजन के लिए एक प्रोग्राम चलाए। आज़ादी के बाद लगभग सभी इस बात से सहमत थे कि भारत विकास की आर्थिक समृद्धि और आर्थिक सामाजिक न्याय दोनों ही है। ठीक है, आज़ादी के बाद सभी को यह बात सहमत थी कि विकास के अर्थ आर्थिक समृद्धि और आर्थिक सामाजिक न्याय दोनों ही है। इस बात पर सहमति थी कि आर्थिक विकास और सामाजिक आर्थिक न्याय केवल व्यावसायिक, उद्योगपति व किसानों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता, सरकार को उसमें प्रमुख भूमिका निभानी होगी। सरकार खाली यह कहकर छोड़ दे, सरकार खाली यह कहकर मान ले कि भैया कि जो न्याय है वो खाली विकास की ओर जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। सरकार इसे नहीं कह सकती थी और ना ही इसे मान सकती थी। ठीक है, केवल किसी एक तबके के भरोसे छोड़ देना न्याय को, ये अच्छी बात नहीं थी। कि अगर अगर मैं मानूं व्यवसायियों के भरोसे न्याय को छोड़ दिया जाए तो ये भी अच्छी बात नहीं थी। किसानों के भरोसे न्याय को छोड़ दिया जाए तो ये भी अच्छी बात नहीं थी। या सरकार अपने प्रमुख भूमिका निभानी होगी, सरकार को अपनी प्रमुख भूमिका निभानी होगी। आज़ादी के वक्त विकास के पैमाने पश्चिमी देशों को माना जाता था। आज़ादी के वक्त ये माना जाता था कि विकास के पैमाने जो हैं ये पश्चिमी देश हैं, जितने भी पश्चिमी देश हैं वो विकास के पैमाने हैं और वो औद्योगिक देश की तरह ही होना चाहता था। फिर भारत ने अपने विकास के दो मॉडल प्रस्तुत किए। एक मॉडल था उदारवादी मॉडल, जो पूंजीपति से प्रभावित था। पहला मॉडल जो था उदारवादी मॉडल था और ये पूंजीपति से प्रभावित था। और दूसरा मॉडल जो था वो समाजवादी मॉडल था, जहाँ सबके लिए समान न्याय की बात कही गई थी। और भारत ने लास्टतम क्या किया, मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया, कुछ पूंजीवाद और कुछ समाजवाद दोनों को मिलाते हुए अपनाया, जिससे वह सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के दोनों के गुणों को समावेश कर अपनाया गया। लेकिन आज़ादी के बाद के दौरान, आंदोलनों के दौरान नेताओं पर सहमति बन गई कि गरीबी मिटाना और सामाजिक आर्थिक पुनरावृत्ति का काम का मुख्य जिम्मा आज़ाद भारत की सरकार का होगा। मतलब भैया कि यहाँ से गरीबी मिटाना किसका जिम्मा होगा, गरीबी मिटाना जिम्मा होगा सरकार की। यहाँ की सरकारों का जिम्मा होगा जो ये गरीबी मिटाने का कार्यक्रम क्या करेंगे, चलाएंगे। उनका जिम्मा होगा कि वो गरीबी को कैसे मिटाएं और गरीबी को कैसे हटाएं। और किसी के भरोसे नहीं छोड़ा जाएगा इसे। आज़ादी के आंदोलन ने नेताओं की सहमति बन गई कि गरीबी को मिटाना है, लेकिन कैसे मिटाना है, उसका कारण क्या होगा, उसका कारण सरकार देखेगी। उसका जिम्मा कौन उठाएगा, सरकार उठाएगी। तो सरकार ने क्या किया, प्लान बनाया और उस प्लान का नाम क्या रखा गया, बॉम्बे प्लान रखा गया। बॉम्बे प्लान के तहत क्या किया गया, बॉम्बे प्लान के तहत उद्योगपतियों ने क्या किया कि अपने आप की मंशा जाहिर की कि सरकार औद्योगिक तथा नया आर्थिक निवेश क्षेत्र में बड़े कदम उठाए। उन्होंने सरकार से उम्मीद बनाई। एक देखो, बॉम्बे प्लान एक प्लान था जिसमें 1944 में सभी उद्योगपति मिलकर एक समूह बनाते हैं और समूह के अंतर्गत वो यह चाहते हैं कि सरकार कोई ऐसे कदम उठाए जिससे क्या किया जा सके, जिससे नई नीति बनाई जा सके उद्योगों के लिए और उससे औद्योगिक जितनी भी इकाइयाँ हैं सबको क्या हो सके, लाभ हो सके। फिर क्या हुआ, सरकार ने योजना आयोग की स्थापना की। योजना आयोग की स्थापना की 1950 में। सरकार ने एक प्रस्ताव के द्वारा योजना आयोग की स्थापना की। अब योजना आयोग था क्या, इसके बारे में जान लीजिए और उसका मॉडर्न नेम चेंज हो चुका है, उसको भी मैं आपको बता दूं।
तो योजना आयोग 1950 में स्थापना की गई। योजना मतलब तरीके बनाना। योजना मतलब क्या होता है? किसी भी काम के तरीके को डिफाइन करना, बनाना। तो योजना आयोग एक संस्था थी जो किसी भी काम के तरीके को क्या करती थी? बनाती थी और उसे बताने का काम करती थी। अब योजना आयोग ने अपने तरीके को बताया और बनाया। 1950 में इसका गठन किया। ये एक संवैधानिक संस्था थी, ठीक है। और इसके अध्यक्ष जो थे वो प्रधानमंत्री थे। अब क्या हुआ? धीरे धीरे क्या हुआ? इस योजना आयोग की नाम बदला गया। हाँ, और 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर एक नया आयोग आया जिसका नाम पड़ा नीति आयोग। क्या पड़ा? नीति आयोग। NITI। NITI नीति आयोग पड़ा। नीति आयोग का पूरी फुल फॉर्म जो है नेशनल इंडिया ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंडिया फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। इसके जो अध्यक्ष हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और इसके जो उपाध्यक्ष हैं वो राजीव कुमार हैं। कौन है उपाध्यक्ष? राजीव कुमार हैं। तो ये स्थापना हुई। अब नीति आयोग इस दिशा में काम कर रहा है। भारत ने अपने विकास के लिए जिस तरह से योजना आयोग संस्था थी एक, और उस योजना आयोग संस्था में एक बात कही गई उस समय, और वो बात क्या थी पता है? वो बात थी पंचवर्षीय योजना की। पंचवर्षीय योजना क्या थी? ऐसी योजना जिसके अंतर्गत एक नियम कानून बनाया जाएगा और भारत क्या करेगी? उसमें 5 वर्षों के लिए अपना टारगेट फिक्स करेगी। उस टारगेट में अपना आय व्यय सबको जोड़कर रखेगी। उसे ही पंचवर्षीय योजना कहा गया। सोवियत संघ की तरह ही भारत ने भी इस योजना को पंचवर्षीय योजना का रास्ता चुना। सोवियत संघ ने भी ये रास्ता चुना था पंचवर्षीय योजना का, और भारत ने भी पंचवर्षीय योजना का रास्ता चुना। पंचवर्षीय योजना से तात्पर्य था कि अगले 5 साल के लिए सरकार की आमदनी और खर्च की योजना तैयार होगी, ठीक है। सबसे प्रथम पंचवर्षीय योजना जो आई वो 1951 से 56 में आई। ज्यादातर जोर इसमें कृषि क्षेत्र पर दिया गया ताकि कृषि में बढ़ोतरी किया जा सके, कृषि में बढ़ोतरी की जा सके, रॉ मटेरियल कच्चा माल बढ़ाया जा सके। कृषि क्षेत्र पर जोर दिया गया, और कृषि क्षेत्र पर जोर देने के अंतर्गत क्या था कि नए खाद बीजों का तो प्रयोग करवाना ही था, साथ में ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो थी, भारत में सबसे बड़ी चुनौती थी कि भारत का किसान हमेशा वर्षा पर निर्भर रहता था। अब उस वर्षा की चुनौती से क्या हटना था? अपने को दूर हटना था, अर्थात वर्षा की चुनौती को क्या करना था? खत्म करना था। तो वर्षा की चुनौती को खत्म करने के लिए क्या कराया गया? अलग अलग प्रकार से वर्षा की चुनौती को खत्म करवाने के लिए अलग अलग प्रकार से नए नए तरीके से बांध सिंचाई के क्षेत्र में निवेश किया गया। और भाखड़ा नागल डैम जो जानते हैं आप लोग, सतलज नदी पे जो डैम बना हुआ है भाखड़ा नागल डैम, इसकी भी परियोजना स्टार्ट की गई और उसको भी बनाने की कोशिश की गई। फिर उसके बाद जो स्टार्टिंग होती है वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना की स्टार्टिंग होती है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना उसके जस्ट बाद आई 56 से 61 में। कब आई? जस्ट बाद आई 56 से 61 में। इस योजना के योजनाकार जो थे उनका नाम था पीसी महालनोबिस। योजना के जो योजनाकार थे उनका नाम क्या था? पीसी महालनोबिस। उद्योगों के विकास पर जोर दिया और सरकार ने देसी उद्योगों को संरक्षण देने के लिए आयात पर भारी शुल्क लगाए। देसी देसी उद्योग जो जो हस्तकरघा उद्योग, इन सबको ना बढ़ोतरी, इस मतलब कहा जा सकता है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सरकार ने उद्योगों के विकास पर जोर दिया। उद्योग को कैसे डेवलप किया जा सके, नए नए प्रकार के उद्योगों को कैसे बनाया जा सके, उस पर सरकार ने क्या किया? बहुत ज्यादा जोर दिया। उसके बाद फिर तृतीय पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ, पंचम, छठ, ऐसे करके बहुत सारी पंचवर्षीय योजना आई। अभी मैं आगे एक एक करके सबके बारे में बताने की कोशिश करूंगा। फिर क्या हुआ? हमने देखा कि अगर पंचवर्षीय योजना से हमें लाभ नहीं हुआ, एक चीज अपनाई गई बीच में ही जिसका नाम था केरल का विकास मॉडल। क्या नाम था? केरल का विकास मॉडल। क्या था केरल का विकास मॉडल? केरल में विकास और नियोजन के लिए अपनाए गए इस मॉडल को शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि सुधार, कारगर खाद्य वितरण और गरीबी उन्मूलन पर जोर दिया गया। केरल में एक विकास मॉडल था, केरल का मॉडल पर जोर दिया गया, और उस विकास मॉडल के अंतर्गत क्या था? स्वास्थ्य, शिक्षा, सुविधा, भूमि सुधार और छोटे मोटे जो कार्यक्रम थे उनको चलाने की बात की गई। और सबसे इम्पोर्टेंट पीडीएस कार्यक्रम लागू करना, भैया फ्री राशन वितरण प्रणाली, गरीबी उन्मूलन पर क्या किया गया? जोर दिया गया। कुछ अर्थशास्त्री थे जिसमें से एक का नाम था जेसी कुमार अप्पा। जैसे गांधीवादी अर्थशास्त्री ने विकास के लिए वैकल्पिक योजना प्रस्तुत की जिसमें ग्रामीण और औद्योगिक पर ज्यादा जोर दिया गया। जो ग्रामीण है, गांव है और उद्योग है, इन पर बहुत ज्यादा अधिक जोर देने की बात इन्होंने कही। चौधरी चरण सिंह जो थे अपने प्रधानमंत्री थे बीच में, मोरारजी देसाई के बाद ये बने थे। तो इन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था के नियोजन में कृषि को केंद्र में रखने की बात को प्रभावशाली तरीके से उठाया था। इन्होंने कहा था कि अगर भारत का डेवलपमेंट करना है, भारत की विकास अर्थव्यवस्था तेज बनानी है, रफ्तार की ओर ले जाना है, तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि भारत की जो कृषि है ना, कृषि,
केंद्र में रखा जाए। किसको केंद्र में रखा जाए? कृषि को केंद्र में रखा जाए। भूमि सुधार के अंतर्गत सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट कार्यक्रम करने होंगे। पहले जमींदारी प्रथा को समाप्त करना होगा। जमीनें को छोटे टुकड़े को एक साथ करना होगा। जमीनों को छोटे टुकड़े को साथ करने के लिए चकबंदी कहा गया। और जो काश्तकार किसी दूसरे को जमीन जोताई बटाई पर बो रहे हैं, उन्हें कानूनी सुरक्षा प्रदान करने और भूमि के स्वामित्व सीमा कानून का निर्माण जैसे कदम उठाए गए। मतलब क्या कहा गया? भैया देखो, कृषि का डेवलपमेंट तभी हो सकता है जब भूमि सुधार कार्यक्रम लाए जाएं, अर्थात जमींदारों की जो बहुत ज़्यादा पावर होगी उसको समाप्त किया जाए। जो छोटे छोटे टुकड़े हैं भूमि को, उसको चेंज किया जाए और चकबंदी कानून के अंतर्गत उसे बड़ा बनाया जाए। ठीक है, कानूनी सुरक्षा प्रदान की जाए, भूमि का स्वामित्व चेंज हो, इन सब चीज़ों की धीरे धीरे करके बात की गई। 1960 में के दशक में सूखा और अकाल के कारण कृषि की दशा बंद से बदतर हो गई और खाद्य संकट के कारण गेहूं का आयात करना पड़ा। 1960 में बड़ी बुरी स्थिति हो गई। बड़ी बुरी स्थिति होने का कारण क्या था? सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया। और जब सूखा और अकाल पड़ा ना, तो सूखा और अकाल पड़ने के कारण कृषि की दशा बद से बदतर हो गई और खाद्य संकट के कारण गेहूं का आयात करना पड़ा। अब जब गेहूं का आयात करना पड़ा तो भारत ने लक्ष्य रखा कि अब हम कभी भी ऐसा करेंगे नहीं, अब गेहूं का आयात कभी नहीं होगा। उसी दौरान क्या हुआ? हरित क्रांति को अपनाया गया। किसको अपनाया गया? हरित क्रांति को। क्या थी हरित क्रांति और क्यों इंपॉर्टेंट है इतना? हरित क्रांति के जनक जो थे, एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। एम एस स्वामीनाथन एक व्यक्ति थे जिन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। सरकार ने खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए एक नई रणनीति अपनाई जो हरित क्रांति के नाम से जानी जाती है। नई रणनीति क्या थी कि अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने उन इलाकों में ज्यादा संसाधन लगाने का निर्णय किया जहां सिंचाई सुविधा मौजूद थी तथा किसान समृद्ध थे। सरकार ने कहा कि देखो भैया, अकाल सूखा हमारे यहाँ पड़ता रहता है, हाँ, और हमको गेहूं दूसरी जगह से मंगाना पड़ता है और सारी चीजें दूसरी जगह से, तो हम क्यों ना ऐसी जगहों पर पैसे को इन्वेस्ट करें जहां से पहले ही संसाधन है मौजूद। जहाँ कृषि के संसाधन मौजूद है उस जगह पे हम अपने पैसे लगाते हैं, और उस जगह पर अगर पैसे लगाएंगे तो शायद हमें फायदा होगा। तो उन्होंने क्या किया? कुछ क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट करना चालू किया। और इन्वेस्टमेंट कैसे की? सरकार ने खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक नई रणनीति अपनाई जो कि हरित क्रांति के नाम से जानी गई। अब उन इलाकों में ज्यादा संसाधन लगाने का निर्णय किया जहां सिंचाई सुविधा मौजूद थी तथा किसान समृद्ध थे। जो किसान समृद्ध थे उन इलाकों में यहाँ पर इन्होंने लगाने की बात की। सरकार ने इसके अंतर्गत क्या किया? तो सरकार ने इसके अंतर्गत उच्च गुणवत्ता वाले बीज, उर्वरक, कीटनाशक और बेहतर सिंचाई के सुविधा बड़े अनुदातित किए और मूल्यों पर मुहैया कराना शुरू किया। उपज का एक निर्धारित मूल्य पर खरीदने की गारंटी दी कि भैया अगर 10 रुपए किलो है तो 10 रुपए किलो ही खरीदूंगा। इन संयुक्त प्रयासों से हरित क्रांति कहा गया। मतलब सरकार ने जो हेल्प की और डेवलपमेंट की कोशिश की ना, और गेहूं चावल के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। क्यों? क्योंकि कीटनाशक, उर्वरक, इन सब का प्रयोग करके जो चीजें हुई उसे ही हरित क्रांति का जनक, हरित क्रांति कहा गई। और भारत में हरित क्रांति का जनक एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। इसके कारण क्या हुआ? हरित क्रांति के कारण क्या हुआ? पैदावार तो बढ़ोतरी हुई हुई, साथ में पंजाब, हरियाणा व पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके समृद्ध हुए। समृद्ध होने का मतलब है इन इलाकों में क्या हुई? थोड़ी सी जो कृषक थे, वो जो एक्चुअली में कृषक थे, उनसे इनकी जिंदगी में थोड़ा सुधार हुआ और इनको अच्छी चीजें, मतलब मार्केट प्राइस मिलने लगा, पैसे अच्छे मिलने लगे, सब चीजें इनमें धीरे धीरे क्या होगी? बदलती रही। अब क्या था कि हर चीज का सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। अगर किसी तरह से हरित क्रांति का सकारात्मक प्रभाव पड़ा तो हरित क्रांति में क्या हुआ? उत्पादन के संसाधन डेवलप्ड हुए, कीटनाशक का प्रयोग। अब इलाके समृद्ध होते थे, अब इलाके तो समृद्ध हो गए, लेकिन हरित क्रांति के कारण क्या हुआ? पैदावार तो बढ़ोतरी हुई, पैदावार नो डाउट नहीं, ऐसा नहीं हुआ कि पैदावार में नहीं बढ़ोतरी, पैदावार पूर्णतः बढ़ोतरी हुई, लेकिन पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे इलाके, कुछ ही इलाकों में ये हरित क्रांति रह पाई, सब जगह पर ये जाकर नहीं पहुंच पाई। इसका नकारात्मक प्रभाव हुआ कि इससे क्षेत्रीय व सामाजिक असमानता बढ़ी। लोगों को लगा कि सरकार कुछ क्षेत्रों पर ध्यान दे रही, सभी क्षेत्रों पर ध्यान नहीं देती। हरित क्रांति के कारण गरीब किसान, बड़े भूस्वामी को बीच में अंतर बढ़ गया। भाई देखो कि कुछ क्षेत्रों में गई ये क्रांति, अगर कुछ क्षेत्रों में गई तो उनको, जिन क्षेत्रों को फायदा हुआ वो तो अमीर हो गए, लेकिन जो और था वो लोग गरीब हो गए। तो इसमें क्या हुआ? वामपंथी संगठनों उभार हुआ और मध्यम श्रेणी के भू स्वामित्व वाले किसानों का उभार हुआ। अब देखो, वामपंथी संगठनों ने मध्यम श्रेणी के
उभार किया। मतलब क्या था कि भैया बड़े बड़े जो व्यक्ति थे उन्हें तो फायदा हो गया, लेकिन जो छोटे किसान जो गाँव में रहते थे उन्हें किसी प्रकार का कोई फायदा नहीं हुआ। इसीलिए क्या किया उन लोगों ने, क्या किया, धीरे धीरे करके विरोध किया। उसके बाद अब ये तो हरित क्रांति तो खाली शुरुआत थी कि ताकि हम गेहूं और चावल की पैदावार को बढ़ा सकें। उसके बाद अभी बाकी थे और सारे संसाधन, जिसमें से अब बात करते हैं श्वेत क्रांति की। अब श्वेत क्रांति क्या था? श्वेत क्रांति मिल्क बैंड ऑफ इंडिया एक नाम है जिनका नाम है वर्गीस कुरियन, और 26 नवंबर को दुग्ध दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन इनका जन्मदिन हुआ था, जो वर्गीस कुरियन इनका जन्म था उसी के दिन दुग्ध दिवस, क्योंकि इन्हें मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इन्होंने क्या किया, जो आपने अमूल डेयरी देखी होगी, वैसे ही करके इन्होंने गुजरात की साइड में एक डेयरी की स्थापना की, और वहां पर क्या किया, इन्होंने डेयरी फार्म खोल ली। गुजरात के सहकारी दुग्ध और विपणन परिसंघ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अमूल की शुरुआत की, और इसमें गुजरात के 25 लाख दूध उत्पादकों जुड़े। इस मॉडल को विस्तार हुआ और ये श्वेत क्रांति के नाम से जाना गया। मतलब यही दुग्ध के उत्पादन का विस्तार हुआ और इसे श्वेत क्रांति के नाम से जाना गया। स्टार्टिंग की एक छोटे से जगह से, वडोदरा से, अहमदाबाद से शायद, वहां से शुरुआत की, एक छोटी सी जगह पे अपनी डेयरी खोली, और फिर उन्होंने क्या किया, बहुत सारे लोगों को जोड़ा। ठीक है, 25 लाख दुग्ध उत्पादक को जोड़ा, और जब दुग्ध उत्पादक जुड़ने लगे तो भैया इसे ही क्या कहा गया, इसे ही श्वेत क्रांति कहा गया। क्या कहा गया? इसे ही श्वेत क्रांति कहा गया। अब कहते हैं कुछ क्रांति थी, इनका उद्देश्य क्या था? जैसे श्वेत क्रांति, आप हरित क्रांति जाने, जितने भी खाद्य उत्पादन को बढ़ाना था। ठीक है, श्वेत क्रांति से दुग्ध उत्पादन को बढ़ाना था, और पीली क्रांति से तेलहन, तेल वाले पदार्थ जो थे उसको बढ़ाना था। नीली क्रांति जो थी वो आपकी मत्स्य से थी। ऐसे ही गुलाबी क्रांति झींगा मछली थी। लाल क्रांति जो थी मांस और टमाटर के उत्पादन से थी। ठीक है, इस तरह से अलग अलग प्रकार की क्रांति हमको देखने को मिलती है। फिर हमारे यहाँ पंचवर्षीय योजना के बारे में जो मैंने जिक्र किया था, टोटल हमारे यहाँ जो पंचवर्षीय योजना आई है वो 12वीं पंचवर्षीय योजना तक हम बातें करते हैं। अब इनमें 12वीं पंचवर्षीय योजना में प्रथम जो थी वो कृषि पर थी आधारित, मैंने आपको बताया था, सिंचाई उचाई पे ध्यान दिया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी वो औद्योगिक विकास पे थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना खाद्यान्न, आत्मनिर्भरता, बेरोजगारी उन्मूलन, जिसमें हरित क्रांति व्रांति आई। उसके बाद चौथी उत्पादन में वृद्धि और आर्थिक स्थिरता लानी थी। और पांचवी पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता और निर्धनता को दूर करना था। छठी पंचवर्षीय योजना में ऊर्जा और संसाधन का विकास था, कमजोर वर्गों के हितों की पूर्ति करना था। सातवीं पंचवर्षीय योजना में खाद्य उत्पादन, आधुनिकरण, ग्रामीण विकास के बारे में बात करना था। और आठवीं पंचवर्षीय योजना में रोजगार, स्वास्थ्य और साक्षरता की बात करना था। नौवीं पंचवर्षीय योजना में, ठीक है, 6.5 आर्थिक विकास लक्ष्य निर्धारित किया गया था, कितना हम पार लेंगे। और 10वीं पंचवर्षीय योजना में 7% विकास लक्ष्य निर्धारित किया गया था। उसके बाद 11वीं में ऊर्जा, रोजगार 9% विकास दर की बात कही गई। फिर 12वीं में 8%। उसके बाद क्या किया गया, इसे समाप्त कर दिया। 12वां लक्ष्य जो था वो बीच में ही समाप्त हो गया, क्योंकि उसकी जगह पर एक नई संस्था बन गई जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था आपका नीति आयोग। अब इसमें देखो 2 क्वेश्चन हमें दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर ये 2 क्वेश्चन आप लोग खुद सॉल्व करना, आपके पास होंगे सपोर्टिंग मटेरियल से, आप सॉल्व करना। आप बताइए कि चैप्टर कैसा लगा। तब चैप्टर लगा कैसा, आपको समझ में आया कि नहीं, वो कमेंट करके बताते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपका 4th चैप्टर में प्रोसीड कराऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।